हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित क्लासलिव लर्निंग सॉल्यूशंस पर आपका स्वागत है। आज हम डिटेल में बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की पूरी चर्चा का सोर्स एनईपी डॉक्यूमेंट और यूजीसी द्वारा जारी किया गया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सारांश है। एनईपी में कुल 23 विषयों पर चर्चा की गई है। आप भी एनईपी की समरी यूजीसी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक यहां दिया गया है। तो यह सबसे जरूरी है कि आप ये वीडियो पूरा देखें और पूरी तरीके से डिटेल में देखें। आइए देखते हैं कि आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्या जानने जा रहे हैं। आज हम इन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता क्यों है। इसके बाद पॉलिसी बचपन को मजबूत बनाना और देखभाल के बारे में चर्चा करती है। इसमें हम जानेंगे शिक्षा के आधार अधिनियम में हुए बदलावों के बारे में। तीसरा पॉइंट है बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान। इसमें बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर यह पॉलिसी कैसे ध्यान दे रही है, और राष्ट्रीय अध्यापक कार्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे। चौथा पॉइंट है पॉलिसी द्वारा यूनिवर्सल एक्सेस और रिटेंशन सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे किस प्रकार समाज और शिक्षकों की सहायता से शिक्षा सभी तक पहुंचे और ड्रॉप आउट बच्चों को वापस मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। फिफ्थ पॉइंट में नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के बारे में बात करेंगे। छठे पॉइंट में पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र के परिवर्तन के बारे में बात किया जाएगा। सातवें पॉइंट में हम जानेंगे शिक्षा में बहुभाषा ज्ञान को किस तरह से महत्व दिया गया है और स्टूडेंट्स को भाषा की पढ़ाई के क्या अवसर पॉलिसी में दिए गए हैं। आठवां पॉइंट में हम जानेंगे कि शिक्षक ट्रेनिंग और भारतीय प्रक्रिया में यानी भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव आएंगे और टीचरों की ट्रेनिंग में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अभी तक जो टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें टीचर का साक्षात्कार और प्रदर्शन भी शामिल होगा या नहीं, ये बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। 9वें पॉइंट में हम स्कूल परिसर और स्कूल शिक्षा का विनियमन पर बात करेंगे। 10वें पॉइंट में हम जानेंगे कि पॉलिसी शिक्षा में टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बढ़ावा दे रही है। 11वें पॉइंट यानी उच्च शिक्षा में हम जानेंगे कि जिस प्रकार सरकार बैंकों का एकीकरण कर रही है, उसी तरीके से किस तरीके से यूनिवर्सिटीज का एकीकरण होगा और प्रोफेशनल एजुकेशन को नॉर्मल एजुकेशन के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, साथ ही किस प्रकार से गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। 12वें पॉइंट यानी उच्च गुणवत्ता और लिबरल शिक्षा की ओर में हम जानेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन करने के क्या नियम चेंज हो रहे हैं, और अब अगर आप कॉलेज बीच में छोड़ देते हैं तो भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। 13वें पॉइंट में हम जानेंगे कि सरकार अब साधारण शिक्षा के साथ प्रोफेशनल शिक्षा को भी बढ़ावा देगी और इन दोनों को जोड़ेगी। 14वें पॉइंट में हम जानेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। 15वें पॉइंट में और अंतिम पॉइंट जो होगा हमारा, उसमें हम जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में। आप तो जानते होंगे कि एमएचआरडी को अब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें क्या क्या नए नियम हैं, इसका अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, ये सब हम इस पॉइंट के अंतर्गत बात करेंगे। आइए देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई। इसके बाद 1986 और 1992 में संशोधित शिक्षा नीतियां आई। इन नीतियों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर फैसले किए गए, जैसे
प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की पहुंच पर जोर दिया गया। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दे दिया गया। 15 अगस्त 1995 से स्कूलों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इन सब कार्यक्रमों से बच्चों की एनरोलमेंट तो बढ़ी, पर बच्चे ज्यादा दिन तक शिक्षा के साथ नहीं चल पाए, क्योंकि शिक्षा पद्धति एक तो बोरिंग थी, साथ में इसमें गुणवत्ता की बहुत ही ज्यादा कमी थी। हमने अपनी पढ़ाई के वक्त भी ये फेस किया है। हमारी शिक्षा पद्धति इस प्रकार से बनाई गई थी कि चाहे बैल हो या फिर शेर हो या हाथी हो या बाघ हो, सबको एक ही स्किल हम देते चले जा रहे हैं। गुणवत्ता पे कोई ध्यान नहीं है, किसे क्या पढ़ाना है, किसके क्या स्किल्स हैं, उसका चयन करना, इन सब का गैप बहुत ज्यादा रहा है। तो इस वजह से एक तो शिक्षा पद्धति बोरिंग रही और साथ में गुणवत्ता की कमी हमेशा रही। इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अध्यक्ष के थे श्री कस्तूरीरंगन जी। कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1994 से 2003 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का नेतृत्व किया। वर्तमान में वह राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय और NIT विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व चांसलर और कर्नाटक ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। वह 2003 से 2009 तक राज्यसभा के पूर्व सदस्य और भारत के अब तक के योजना आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं। वह अप्रैल 2004 से 2009 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बैंगलोर के निदेशक भी थे। वे भारत के 3 प्रमुख पुरस्कारों यानी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। इस पॉलिसी को बनाने में सबकी सहभागिता रही है। ऐसा नहीं है कि इसे कोई एक समिति या एक कमेटी ने बनाया है। इसे बनाने में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉकों, 6000 ULB, 676 जिलों से प्राप्त लगभग 2 लाख से ज्यादा सुझावों को शामिल किया गया है। आइए NEP 2020 के पहले डिस्कशन पॉइंट को देखते हैं। किस प्रकार से NEP 2020 बचपन को मजबूत बनाने, शिक्षा और देखभाल पर जोर देता है। इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों तक बढ़ाया गया है। कक्षा 3 से 5 और 8 के लिए NIOS और राज्य में ओपन स्कूलों के माध्यम से ओपन लर्निंग लॉन्च होगी। बचपन की शिक्षा मंत्रालय के अधीन हो जाएगी। 3 से 6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा 2025 तक उपलब्ध होनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों और समुदायों के लिए विशेष ध्यान और प्राथमिकता दी जाएगी कि उन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुलें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सुविधाएं प्राप्त की जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इनरोलमेंट हो, और जिन बच्चों की इनरोलमेंट हो वो शिक्षा को ना छोड़ें। स्कूली शिक्षा में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर ध्यान दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत 2025 तक 5वीं कक्षा एवं उससे ऊपर के सभी बच्चे के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रेड 1 से 5 यानी कक्षा 1 से 5 के प्रारंभिक भाषा और गणित पर ध्यान दिया जाएगा। मिड डे मील कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। 2020 से सभी ग्रेड 1 के छात्रों के लिए 3 महीने का स्कूल तैयारी मॉड्यूल शुरू हो जाएगा, यानी क्लास 1 से पहले 3 महीने का प्री स्कूल मॉड्यूल होगा। प्रत्येक 30 छात्रों के लिए न्यूनतम 1 शिक्षक सुनिश्चित किया जाएगा। 2 नए कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। एक राष्ट्रीय अध्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जहां प्रत्येक स्कूल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सप्ताह में 5 घंटे साथी छात्रों की मदद के लिए ट्यूटर के रूप में लिया जाएगा। दूसरा प्रोग्राम होगा रिमीडियल इंस्ट्रक्शनल एड प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत 10 वर्षों के लिए जिसे स्थापित किया जाएगा। इसमें स्थानीय समुदाय के लोगों का उपयोग ड्रॉप आउट और कमजोर छात्रों को वापस लाने के लिए किया जाएगा। पॉलिसी यूनिवर्सल रिटेंशन और एक्सेस सुनिश्चित करेगी, यानी शिक्षा सभी तक पहुंचाने का लक्ष्य
है और जो बच्चा शिक्षा लेने आए वो क्लास 12 तक की शिक्षा पूरी करे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कक्षा 12 तक बढ़ा दिया गया है। मौजूदा स्कूलों में छात्र के प्रवेश बढ़ाए जाएंगे, यानी छात्रों के प्रवेश बढ़ाए जाएंगे। दुर्गम स्थानों में नई सुविधाएं यानी नए स्कूल खोले जाएंगे। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। छात्रों की उपस्थिति और परिणामों की ट्रैकिंग भी की जाएगी। शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सलाहकारों द्वारा ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों की ट्रैकिंग की जाएगी। विशेष रूप से लड़कियों के लिए परिवहन, छात्रावास और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पॉलिसी में नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का विकास किया गया है। आइए देखते हैं कैसे। पहले जो शैक्षणिक संरचना थी उसमें 5+5+2 का फॉर्मूला था, यानी 5 साल प्राइमरी शिक्षा, 5 साल माध्यमिक शिक्षा और 2 साल सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कक्षा 11 और 12। नई प्रणाली में नई नीति 5+3+3+4 के फॉर्मूले पर काम करेगी। आइए देखते हैं कैसे। फर्स्ट स्टेज फाउंडेशनल स्टेज होगा। 3 साल का प्री स्कूल होगा, यानी बच्चे आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका में प्रवेश करेंगे। इसके बाद बच्चे क्लास 1 और क्लास 2 में प्रवेश लेंगे, यानी सरकार बच्चों को उनके बचपन के विकास से ही मॉनिटर करने लगेगी। फिर आता है प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ क्लास 3rd से क्लास 5th तक ये होगा, जो कि 3 साल का पाठ्यक्रम होगा। मिडिल स्टेज 3 साल का होगा, जो कि क्लास 6 से 8 तक चलेगा। सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 से क्लास 12 तक होगा। अब देखते हैं कि एनईपी में पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में क्या परिवर्तन किए गए हैं। 2020 में राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा को संशोधित किया जाना है। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्य पुस्तकों का विकास किया जाएगा। सभी विषयों पर समान जोर दिया जाएगा, चाहे वो आर्ट्स हो या साइंस हो। जनरली बच्चे साइंस को ज़्यादा महत्व देते हैं, स्कूल साइंस को ज़्यादा महत्व देते हैं और आर्ट्स को किनारे कर देते हैं, लेकिन अब इन दोनों विषयों पर समान तरीके का जोर दिया जाएगा। करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर क्षेत्र को भी समान प्राथमिकता दी जाएगी। छात्र पाठ्यक्रम चुन सकते हैं और पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा, मगर कॉन्सेप्ट पर अधिक जोर होगा। यानी पाठ्यक्रम कम होगा, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा जोर होगा, तो आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एनईपी 2020 में भाषा ज्ञान पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। प्री स्कूल और ग्रेड 1 के छात्रों को 3 या अधिक भाषाओं का एक्सपोजर दिया जाएगा। जो छात्र 3 या 1 से अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं वे ग्रेड 6 या 7 में ऐसा कर सकते हैं। छात्र माध्यमिक शिक्षा के दौरान विदेशी भाषा चुन सकते हैं। स्कूल और उच्च शिक्षा सभी स्तर पर संस्कृत को वैकल्पिक भाषा के रूप में चुना जा सकता है और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी और प्राकृत भी स्कूलों में व्यापक रूप से पढ़ाई के लिए उपलब्ध होंगे। एनईपी 2020 में शिक्षक की शिक्षा पर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सके। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखा जाएगा। टीटी परीक्षा में साक्षात्कार और शिक्षण प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन शामिल होंगे। अयोग्य शिक्षकों द्वारा 2022 तक पढ़ाना बंद करा दिया जाएगा। शिक्षक के करियर विकास और प्रोफेशनल विकास पर फोकस होगा। वर्तमान 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम केवल 2030 तक ही जारी रहेगा। 2030 तक के बाद 4 वर्षीय एकीकृत बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स चलेगा, यानी बीएड 2 साल का कार्यक्रम है जो कि 2030 तक जारी रहेगा, परंतु 2030 के बाद इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स चलेगा जो कि 4 साल का होगा। ये ध्यान देने की बात है। अब स्कूल परिसर और स्कूल शिक्षा का विनियमन यानी रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए नया राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण बनाया गया है, यानी न्यू स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय यानी डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली के संचालन को संभालेगा। प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन और परीक्षा के बोर्डों को पाठ्यक्रम या पुस्तक तय करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
प्रत्येक SCERT स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रत्यायन यानी एक्रीडेशन ढांचे को विकसित करने के लिए जिम्मेदार होगा। आज तक प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर पाते थे, पर अब सार्वजनिक और निजी स्कूलों को एक ही मापदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं पर विनियमित किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए ये हम सबको समझ में आ गया है कि शिक्षा में तकनीकी का क्या महत्व है और पॉलिसी में भी इस पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी मंच की स्थापना की जाएगी। यह शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के बारे में विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक स्वतंत्र निकाय यानी ऑटोनॉमस बॉडी होगा। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली में तकनीकी का उपयोग करने के लिए जो भी निर्णय लेने होंगे, इसके थ्रू ये सुविधा होगी। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशन यानी शैक्षिक आंकड़ों का राष्ट्रीय भंडार क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा, जो डिजिटल रूप से संस्थानों, शिक्षकों से संबंधित सभी रिकॉर्डों को बनाए रखेगा। आइए कुछ अन्य पॉइंट्स पर भी ध्यान देते हैं, कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं। जैसे 2025 तक कुल छात्रों के 50% छात्रों तक पेशेवर शिक्षा पहुंचनी चाहिए, ये एक लक्ष्य रखा गया है। इस स्थिति का लक्ष्य 2030 तक 100% युवाओं को शिक्षित करना है और नीति का लक्ष्य 100% युवाओं को वयस्क शिक्षा प्रदान करना भी है। एक IITI संस्थान को अन्य भारतीय और विदेशी भाषा में महत्व के दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए विकसित किया जाएगा, यानी एक IITI संस्थान बनाया जाएगा जो कि अन्य भाषाओं में जो महत्व की किताबें हैं उनका ट्रांसलेशन करेगी, उनका अनुवाद करेगी। अब उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हैं। वर्तमान में 800 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों का समेकन यानी कंसोलिडेशन लगभग 15,000 बड़े संस्थानों में किया जाएगा। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को 3 प्रकार के संस्थानों में विभाजित किया जाएगा। पहला, अनुसंधान विश्वविद्यालय, जो कि अनुसंधान और शिक्षण पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करेगा। दूसरा, शिक्षण विश्वविद्यालय, जिनमें अनुसंधान पर महत्वपूर्ण ध्यान देने के साथ शिक्षण पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा। तीसरा, स्वतः डिग्री देने वाले कॉलेज, जिनमें केवल शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वंचित भौगोलिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें स्थापित किया जाएगा, जिससे कि वंचित भौगोलिक स्थानों के बच्चे भी उच्च गुणवत्ता के कॉलेजों, स्कूलों में पढ़ाई कर सकें और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब उच्च गुणवत्ता और लिबरल शिक्षा की ओर भारत बढ़ेगा। 3 से 4 साल के स्नातक के डिग्री के छात्र अलग अलग समय पर डिग्री कार्यक्रम से बाहर निकल सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। 4 साल का कार्यक्रम बैचलर्स ऑफ लिबरल आर्ट्स एजुकेशन होगा। 3 साल का कार्यक्रम बैचलर डिग्री होगा। दोनों 3 और 4 साल के कार्यक्रम के साथ अगर रिसर्च वर्क कर लेते हैं तो ऑनर्स के साथ डिग्री मिलेगी आपको। अगर आप 2 साल में कॉलेज छोड़ेंगे तो डिप्लोमा डिग्री मिलेगी। अगर आप 1 साल में बीच में कॉलेज छोड़ेंगे तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी आप अगर किसी वजह से कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपकी मेहनत खराब नहीं होगी और हो सकता है कि आप दोबारा कॉलेज ज्वाइन करें और आप अपना कोर्स पूरा करके डिग्री दोबारा ले सकते हैं। यानी अपने सपने को कई स्तरों में, कई स्टेजेस में भी पूरा किया जा सकता है अपनी आवश्यकता अनुसार। ये एक लिबरल शिक्षा की ओर बढ़ना नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा। अब मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम भी लचीला यानी फ्लेक्सिबल होगा। 3 साल के स्नातक वाले छात्र 2 साल के कार्यक्रम में मास्टर्स डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। 4 साल के यूजी और ऑनर्स वाले छात्र 1 साल के कार्यक्रम में मास्टर्स डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड 5 वर्षीय यूजी और पीजी कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो कि अभी कुछ यूनिवर्सिटीज में चलाया भी जा रहा है, जिससे आप यूजी और पीजी दोनों की ही डिग्रियां एक साथ एक ही कॉलेज से एक ही कोर्स के अंतर्गत ले सकेंगे। NEP 2020 में अब उच्च शिक्षा शासन में एम्पावर्ड गवर्नेंस एंड एजुकेशन ऑटोनॉमी की बात करते हैं। सभी उच्च शिक्षा संस्थान ऑटोनॉमस संस्थाएं बन जाएंगी।
सभी उच्च शिक्षा संस्थान पाठ्यक्रम, छात्र की क्षमता, संसाधन आवश्यकता, कार्यक्रम का निर्णय लेने में और चलाने के लिए स्वतंत्र बन जाएंगे। अफिलिएशन रोक दी जाएगी। मान्यता प्राप्त कॉलेज को ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजों में बदल दिया जाएगा। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण, पेशेवर शिक्षा सहित सभी उच्च शिक्षा के लिए रेगुलेटर यानी नियामक होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्च शिक्षा अनुदान परिषद में बदल दिया गया है। और इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें। पॉलिसी उच्च शिक्षा में पेशेवर शिक्षा को इंक्लूड कर रही है, जिससे जो भी युवा उच्च शिक्षा ले वो स्किल्ड भी हो और भारत का एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े। स्टैंड अलोन यानी केवल एक स्पेशलिस्ट कोर्स चलाने वाले विश्वविद्यालय जैसे तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालय, ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। 2030 तक पेशेवर या सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को दोनों तरीके की शिक्षा प्रदान करना है। अफिलिएशन रोक दी जाएगी। मान्यता प्राप्त कॉलेज ऑटोनोमस डिग्री या डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज में बदल जाएंगे। आइए जानते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। इसे संसद के अधिनियम द्वारा सेटअप किया जाएगा। इसे वार्षिक अनुदान लगभग 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके 4 प्रमुख विभाग होंगे, जो कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी होगा। और अंत में हम जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। प्रत्येक राज्य अपने लिए अलग राज्य शिक्षा आयोग का गठन कर सकते हैं और यह आयोग भारत में शिक्षा का संरक्षक होगा। तो ये था एनईपी का सार। क्लासलिव आशा करता है कि पॉलिसी कारगर रूप से इंप्लीमेंट की जाएगी। हमारे चैनल पर आप जल्द ही सीटेट यूपीटेट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकेंगे। साथ ही यूपीएसआई, बीई, बीईओ, यूपीएससी, यूपीपीएसीएस की जीएस की क्लासेस भी हम फ्री में अवेलेबल कराएंगे। आपको एनसीईआरटी की भी क्लासेस हमारे चैनल पर जल्द ही उपलब्ध मिलेंगी। सो क्लासलिव के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसके अपडेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।